हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हम डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे। तो कल हमने डेवलपमेंट के कुछ मायनों को देखा कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विकास के जो मीनिंग है वो हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल को हमने पढ़ा और उसी में पहले एग्जाम्पल में हमने देख लिया था कि किसी के लिए बेहतर काम मिल जाना, उसके बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बच्चे पढ़ ले जाएं और थोड़ा उसका सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाए और गांव में वो भी नेता बन सके, उसके लिए डेवलपमेंट है। कोई अपने बच्चों को विदेश शिफ्ट करना चाहता है, कोई अपने भाई जैसी आजादी चाहती है। तो हर व्यक्ति का क्या है, अलग उद्देश्य है डेवलपमेंट को लेकर। कैसा है? हर व्यक्ति का अलग उद्देश्य है। ठीक। अब इस तरीके से हम आय और अन्य जो लक्ष्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़ा अलग और स्पष्ट रूप से हमको ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें दिखाई जाएगी और हमें पता भी चलेगा कि किस प्रकार ये सारी चीजें, ठीक है, और हम इनको बहुत अच्छे से देख भी लेंगे तो क्लियर होगा कि आय का क्या है। अब देखिए, तो इसमें हमने अन्य लक्ष्य को पार कर गया, बात कर गई। आज हम राष्ट्रीय विकास की बात कर रहे थे कि जो नेशनल जो आपका डेवलपमेंट है वो आयाम क्या है, किसको आप राष्ट्रीय विकास के दायरे के अंतर्गत रखोगे, किसको आप राष्ट्रीय विकास में आप देखोगे। कह रहे जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अलग अलग क्लास हैं और उनमें से विषय में आप स्वयं निश्चित कर लेंगे, उनको रुझान को आप देखेंगे, इन चीजों पर आप पता कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आप देखिए राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि लोगों का लक्ष्य भिन्न है, राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। अब हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है, कोई और किस तरह की सोचता है, वो धारणा अलग हो सकती है। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों में उपयुक्त प्रश्न अलग अलग दिए होंगे। इनमें स्वयं वहां प्रश्नों को सोचकर उनमें से विषय में आप स्वयं निश्चित करेंगे। उनको समझना बहुत आसान है। देश के विभिन्न विषय के बराबर में लोगों की धारणा भिन्न और आपका विरोधी हो सकती है। इन सभी को हम लोग आपका देखते हैं। आइए पढ़ते हैं और इनके विषय में पूरी हम जांच पड़ताल करेंगे। दाईं ओर लिखे गए आपका चित्र दिया गया है। इस प्रकार के चित्र का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका लक्ष्य। ठीक। अब एक तरफ बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दी, नीचे गरीब लोग रह रहे हैं, तो लक्ष्य ये होना चाहिए भाई गरीब को भी मकान मिले। अगर गरीब के सामने तो बिल्डिंग बना दोगे, वो बिल्डिंग के क्या फायदा उस गरीब की जो कभी उसमें वो रह ही ना पाए। ठीक है ना? तो ऐसे बिल्डिंग की वो बात कर रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आपका इन सब पर विचार करेंगे। क्या है कि एक जहाज ने 500 टन की आपकी तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े, आपके कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया जाता है। यानी कि एक जहाज क्या करता है, 500 टन का तरल जहरीला अवशेष लेके आता है और समुद्र में खुले कचड़े में उस समुद्र में उसको डाल दिया जाता है। यह अफ्रीकी देश का आइवरी कोस्ट में विहादादजन शहर के निकट है। खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों में मितलाना, चमड़ी पर दरदरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लग जाना इत्यादि आपकी शिकायतें की गई हैं। 1 महीने के बाद 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषय तक यानी कि जहर के कारण 2600 लोगों का इलाज किया गया। यानी कि उसी वजह से किसी ने अपने जो वेस्ट था उसको वेस्ट को और खुले को सी में घेर दिया, जिससे लोगों को इफेक्ट हुआ और किसी को स्किन डिजीज हो गई, किसी का आपका नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हुआ और आपका 26,000 लोगों का इलाज कराया। पेट्रोल और धुएं से संबंधित एक बहु अंतरराष्ट्रीय आइवरी कोस्ट का स्थानीय कंपनी का जहाज जहरीले पदार्थ को फेंकने में ठेका दिया गया था। ठीक, और ये मिला। देख लिया। अब देखिए, यदि
विकास की धारणा में भिन्न और आपका परंपरा विरोध हो सकता है। कह रहे मान लीजिए डेवलपमेंट आया और उसी डेवलपमेंट में जो आपकी विभिन्नता है और परंपरा है उनमें विरोध हो सकता है। निश्चित रूप से विकास के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं। ठीक, आप लोग ऐसी विवाद में परिचय है तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। आप में लोगों में से बातचीत करके अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से जान पाएंगे कि क्या चीजें हैं। इनके माध्यम से आप उनको जान पाएंगे, आप उनको पढ़ पाएंगे, ये चीजें क्या हैं और कैसे हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, आप किसी स्टेट की अदर स्टेट के साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं और कैसे आप किसी के डेवलपमेंट का कंपेयर करेंगे और क्या चीजें होती हैं उसको देखिए। आप पूछ सकते हैं, क्या कह रहे हैं कि आप इसमें से पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, यानी जो आप बात करें डेवलपमेंट की, इसका जो मीनिंग है वो अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देश को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जाता है। आप किसी देश को डेवलपमेंट और अंडर डेवलप कैसे कहेंगे। भाई आपने किसी कंट्री को बोल दिया कि यूएस एक आपका डेवलप कंट्री है और इंडिया आपका अंडर डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में बढ़ रही है। तो वो कौन से बेसिस हैं, किन आधार पर, किन तर्कों पर, कौन कौन से बेंचमार्क रखे गए जिनके आधार पे आपने डिसाइड किया कि यूएस आपका डेवलप है और इंडिया आपका अनडेवलप है या आपका डेवलपिंग कंट्री है। वो कौन से बेसिस थे, उन कौन सी चीजों को आपने लिया जो आपने डेवलपमेंट और आपका अंडर डेवलप के अंदर ये चीजों को आपने रेक्टिफाई किया। इसमें पहले हम इस विषय पर आएंगे, एक अन्य प्रश्न के बारे में भी सोचते हैं। कैसे हैं, एक अन्य प्रश्न के बारे में भी सोचते हैं। ठीक, और इसको देखिए, जब हम विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, यानी जो विभिन्न विद्यार्थी हैं उनकी तुलना हम कैसे करते हैं। ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे आपका पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं हो सकता। कह रहे जो सबसे स्वस्थ विद्यार्थी है सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, यानी कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अगर कोई स्वस्थ है तो विद्वान होगा, और हो सकता है कि वो आपका सबसे विद्वान भी हो। यानी कि दोनों कंडीशन है, स्वस्थ है तो विद्यार्थी होगा और विद्यार्थी है तो सबसे पढ़ाकू हो, ये कोई गारंटी नहीं है। और सबसे आपका विद्वान या विद्यार्थी भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। मित्रता व्यवहार ना रखता हो तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड का प्रयोग करते हैं वह तुलना का उद्देश्य पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि हम आपस में तुलना करते हैं। ठीक, एक आपका बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, ये बेंचमार्क हैं, और उसका हम आपस में कंपेयर करते हैं और उसका कुछ मोटिव होता है और उसी पर ये सारी चीजें आपके डिपेंड की जाती है। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक टीम के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी हम किसी उद्देश्य में कक्षा के विद्यार्थियों पर सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहेंगे तो हम उसका चुनाव कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं कि उसका चुनाव कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए वो कौन से मापदंड है। अब सबसे पहले सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता को लेकर देखिए, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक दो विशिष्टता को लेकर उनके आधार की तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्ट चुनी जाती हैं, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना। विद्यार्थी का क्या है, मित्रतापूर्ण और व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मक, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक।
ये सारी चीजें इसमें आपका डिपेंड करती है। ठीक, यह बात विकास पर भी लागू होती है। देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित देश समझा जाता है। अब कह रहे हैं जिनकी आय कम है, यानी कि आय का मतलब नेशनल इनकम या पर कैपिटल जो पर व्यक्ति जो एक्सपेंडिचर का एक रेट है उसके बेसिस पर हम लोग तय करते हैं, और जिस देश की अधिक होती है हम उसको डेवलपमेंट समझ लेते हैं। ठीक, इसे हम समझ का आधार है। अधिक आय का अर्थ है, कह रहे जो अधिक आय अगर होगी उसका अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अगर आय अच्छी है यानी कि मानवीय जितनी आवश्यकता है सारी चीजें उनके पास। ठीक, जो भी लोगों को पसंद है और जो कुछ उनके पास होनी चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसी से ज्यादा आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसको हम समझेंगे। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्देश से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इससे हम देश की कुल आय आपका ज्ञात करेंगे। ठीक, इसको हम देखते हैं। देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय कितनी उपयुक्त मापक है नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने के लिए हमें ज्ञात नहीं होगा एवरेज व्यक्ति क्या कमा सकता है और एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर है। अब हमें क्या पता कौन कैसे कमा रहा है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे है? हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश के कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। यानी कि एवरेज आय की अगर हमको तुलना करनी है तो एवरेज आय अपॉन देश में कुल आय की तुलना हम क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि एवरेज इनकम अपॉन टोटल आपका पॉपुलेशन, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। से भाग देकर औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जो एवरेज इनकम है इसी को हम क्या बोलते हैं? पर व्यक्ति पर कैपिटल इनकम भी इसको कहा जाता है। तो एवरेज आय कैसी है? पर कैपिटल इनकम है। तो हम कैसे करते हैं? आपकी तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ही हम इस चीज को अच्छे से ज्ञात करते हैं। क्लियर है? ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, औसत आय की तुलना ही क्या है आपका? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देखिए, और ये कैसे निकलती है? एवरेज इनकम अपॉन कुल जनसंख्या से डिवाइड कर हम औसत आय को ज्ञात करते हैं। कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लें आप इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय को भी आपने देख लिया, नेशनल इनकम को। अब कुछ बैंक भी आपका डिसाइड करती है। कौन सी बैंक? आपका वर्ल्ड बैंक कि क्या होनी चाहिए पर कैपिटल इनकम। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या जारी करती है विश्व बैंक? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। और कई बार क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन में कि विश्व विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऐसी चीजें क्वेश्चन बन जाते हैं। देश का वर्गीकरण करने के लिए इन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। कौन से मापदंड है? जिन देश की, यानी कि 2019 में जो भी देश रहे जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 49,300 प्रति व्यक्ति या उससे अधिक थी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कहीं का भी है, किसी भी देश का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत का है, पाकिस्तान का है, चाइना का, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, आपको ताजिकिस्तान, युगांडा, कहीं का भी XYZ, अगर उसकी आय यूएस डॉलर है
उस यूएस डॉलर के मुताबिक 4933 इससे अगर ऊपर है या इतनी है आपका 49300 प्रति इतनी है आपका, तो ये मान लीजिए या उससे अधिक है, वो कैसा है आपका समृद्ध और उच्च आय वाला। अगर किसी की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम इतनी है तो वो कैसा है, समृद्धि अथवा उच्च आय वाला है। देख लिया, देश और वे देश के प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है किसी देश का है और उसकी आय अगर $2500 प्रति वर्ष से कम है, ये तो हो गया भाई आपका रिच कैटेगरी, इसको आप रिच लिख लीजिए। और अगर कोई ऐसा है कि यूएस डॉलर में किसी की इनकम $2500 है, इतनी है, तो उन्हें क्या माना गया, आपका निम्न आय वाला देश कहा गया। ऐसा कहा गया निम्न आय वाला, यानी कि आप इसको कर लीजिए 49300 इनकम अगर किसी की है तो वो आपका रिच पीपल है, और किसी की अगर $2500 है तो वो कैसा है, मध्यम वर्गीय है। इन दोनों को सबसे पहले लिखिए, 2 पॉइंट बनाने। विश्व बैंक रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट, और उसके अनुसार 2019 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की आय इतनी है तो वो कैसा है, उच्च आय वाला, समृद्ध वाला है, और अगर किसी की यूएस डॉलर में 2500 प्रति वर्ष है तो आपका निम्न आय वाला है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, अब देखिए, अब इतना तो हमें समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत आय के हिसाब में देश में, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 के मुताबिक 6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देश, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा गया। अब आप भारत को देखो, ना तो हमारी इनकम इतनी है, ठीक है, और इससे ज्यादा है, तो हम किस में आ गए, आपका ध्यान दीजिए, किस में आए हम, तो इस रेंज के अंतर्गत आए। अब देखिए, औसत आय हमने देखी, इसका मीनिंग क्या है। औसत आय, औसत आय तुलना करने के लिए उपयोगी है, परंतु इसके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, इसमें असमानताओं की जानकारी, हमको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या इसमें असमानता, ध्यान रहेगा। देख लिया, उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करें। सरलता के लिए हमने मानते हैं कि प्रत्येक देश निवासी में 5 निवासी हैं, मतलब अपने पढ़ने से आसानी के लिए मान लीजिए देश में केवल 5 निवासी हैं। तालिका 1 पॉइंट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। तालिका 1.2 दोनों देशों की तुलना कैसी है, दोनों देशों की तुलना क्या, 1 2 3 4 5, दूसरे देश में 1 2 3 4 5, तो इनकी एक फिफ्थ का इतना है, फिफ्थ का। अब इनका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे, इसको भी जोड़ेंगे प्लस इसको भी जोड़ेंगे प्लस इसको भी जोड़ेंगे और टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे इसकी जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो एक एवरेज सैलरी आपका यहाँ पर बन जाएगी, ये एक एवरेज इनकम निकल जाएगी। ठीक, पी खाना पसंद करता है, अगर आप आश्वासन देंगे कि देश के 5वें नागरिक मिले हों तो हम नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, शायद हम ज्यादा लोगों के लिए क्या में रहना पसंद करेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों देशों के पास एवरेज समान है और क्या वर्ग में से ना तो बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब। ज्यादा अमीर गरीब यदि भी अमीर हैं तो बहुत आय तुलना करने के लिए उनकी उपयोगी है।
ये देखिए, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। ठीक, गरीब और अमीर दोनों व्यक्ति। अब एक कोई गरीब है तो 2 कुर्सी पे कितने बैठे हैं? 4 लोग, और कोई अमीर है तो 4 पे अकेला बैठा हुआ है। ऐसे उसको मादक दिखाने का प्रयास किया। अब देखिए, गरीब विहीन अमीर विहीन व्यक्ति, हमने कुर्सियों को बनाया है तथा उनका उपयोग करते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका कंपेयर करते हैं। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्ति और आकांक्षाओं और लक्ष्य को देखा है, तो आप पाएंगे कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरे आदर, सम्मान और व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि के लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। यानी केवल आप ये मत समझिए कि सबको पैसा ही चाहिए, नहीं, पैसे के साथ अब चीज अलग हो गया है। लोगों को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को आपका रेस्पेक्ट चाहिए, लोगों को इक्वालिटी चाहिए, लोगों को बिहेवियर चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए। ये सब कुछ आपका मनी मेकिंग के साथ चाहिए। आप किसी को पैसा दें और उसकी समानता ना हो, उसको आजादी ना दे, आप कहें कि आप यहाँ इस कमरे में काम करिए, 1,00,000 रुपए सैलरी देंगे, लेकिन आप कमरे से बाहर नहीं जाना, तो क्या फायदा उसके 1,00,000 रुपए पैसे का भाई? तो इस तरीके से ये सारी चीज है। और सैलरी के साथ अब बहुत सारे ऐसे लक्ष्य को भी सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों और विषय में भी सोचते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं और डिसाइड करते हैं। ये विशेषता क्या हो सकती है, आइए इनका निरीक्षण करें। हम एक उदाहरण के द्वारा तालिका 3.1 हरियाणा से केरल और बिहार में प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। वास्तव में आंकड़े 2018-19 के वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम जटिल शब्द का और वास्तव अर्थ है उसे छोड़ दें तो मोटे तौर पर हमने राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन आपका तीनों की हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर आप बात करो तो हरियाणा स्टेट ऐसा है जहां पर प्रति व्यक्ति आय कैसी है, सबसे अधिक है। कौन से तीनों राज्य में? अगर हमने ऊपर बात करी है, कहा? हरियाणा, केरल और बिहार। आप जानते हैं तीनों ही समृद्ध स्टेट हैं। केरल में आपका मानव विकास सूचकांक बहुत ऊपर है, बिहार में लोअर है, हरियाणा में आपका ठीक है। क्लियर है? तो पैसे वाले देश को कौन सा प्रदेश है इनमें? आपका हरियाणा को ज्यादा अच्छा इन्होंने दिखाया। तो आय के लक्षण के साथ साथ क्या चाहिए हमको? आजादी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीजें हमको चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि हमको अब ये भी चीजें आपकी बहुत जरूरी है। देखिए, देख लिया? आगे बढ़ जाए बेटा। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? चलिए बेटा, शाबाश। अब इनकम भी दिखाई गई है हरियाणा की, बहुत अच्छा। इनकी इनकम भी दिखाई गई, 2,36,147, केरल में 2,04,105 और बिहार में 40,982। सोचिए कहां पर है? केरल आपका मिड में चला गया, मतलब अच्छी इनकम है। राजस्थान और जो हरियाणा वो टॉप है, और बिहार की देखिए 40,900 प्रति व्यक्ति। पर पर्सन पर कैपिटल इनकम है ये, और कैसा है? प्रति वर्ष की निकलती है बच्चों। यानी कि सब लोग, कोई 20 लाख कमा रहा होगा, कोई 10 लाख कमा रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा। हमने एवरेज निकाली, सबको जोड़कर टोटल से डिवाइड कर कर, यानी कि टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हरियाणा की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 2,36,147 रुपए इनकम निकलकर हमारे सामने प्राप्त हुई। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ जाएं और इनको हम लोग आपका देखते हैं। हरियाणा सबसे आगे और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति की एक वर्ष की
2,36,147 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन व्यक्ति केवल 40,982 रुपए कमा पाता है। इसलिए विकास को पाने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यू अचीव द डेवलपमेंट यू वेरी नीडफुल फॉर मनी, तभी आप उस डेवलपमेंट के पैमाने पर पहुंच पाओगे, वो केवल इनकम के आधार पर ही है। प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है 3 राज्यों में, हरियाणा सबसे अधिक, बिहार सबसे कम और राज्य माना जाता है। हम इन तीनों राज्यों को कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका 144 में दिए गए हैं, 1.4 में वो दिए गए हैं। तो अब आप देखिए, अब यहाँ कुछ और दिखाई देगा, जैसे राज्य लिखा है हरियाणा, केरल और बिहार। शिशु मृत्यु दर निकालते हैं प्रति 1000 पर, साक्षरता दर 2017-18 के मुताबिक, नेट यानी कि नवल उपस्थिति प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति में उच्चतर, ठीक, इसके हम देखते हैं। देखिए, आप पहले एक सारणी को पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको इसमें समझाऊंगा। देखिए, आप देख लिया, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफिंग कर देता हूँ। ब्रीफिंग क्या है, देखिए, 1000 बच्चों पर हरियाणा में 30 बच्चों की मृत्यु होती है। कितने पर? 1000, क्योंकि हम लोग जो चाइल्ड बर्थ रेट निकालते हैं या वो आपका शिशु मृत्यु दर, वो कितना है? 1000 बच्चों पर 30 मरते हैं हरियाणा में, और 1000 पर केरल में मरते हैं 7, और 1000 पर बिहार में मरते हैं 32। अब मुझे बताइए, क्या सब कुछ इनकम ही आपके बैरी करती है? तो इस हिसाब से तो केरल सबसे अच्छा है, 1000 में केवल 7 बच्चों की मृत्यु होती है, यानी कि ऐसे बच्चे जो आपका एक साल पूरा नहीं जी पाते। कितना है केरल में? 7। बिहार में कितना है? 32। तो बिहार और हरियाणा लगभग बराबर है, जबकि बिहार की इनकम 40,000 है और इसकी 2.5 लाख के आसपास है। सोचिए, तो अच्छा कौन सा हुआ? तो फिर तो आपका बिहार भी ठीक है इससे, तो केरल इनसे तो। वहीं लिटरेसी का रेट देखिए आप, पढ़ा लिखा 80% मिलेंगे आपको हरियाणा में, और 96% मिलेंगे आपको कहाँ? केरल में, और 71% मिलेंगे बिहार में। यानी कि बिहार का लिटरेसी रेट अच्छा है, ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड पर, और ये लास्ट अभी और जाएगा, ठीक है। और यहाँ नवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति में, 14 से 15 जो बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपका? तो सबसे ज्यादा भी आपका जो है हमारा कहाँ मिलेगा? केरल में। ये देखिए, तो केरल बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूं कि शिशु मृत्यु दर, लिख ली परिभाषा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, जिनका 1 साल आयु पूरा नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, मृत्यु होगी, उनको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। वही है साक्षरता दर, 7 वर्ष या उससे अधिक वायु वाला लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात। अगर कोई बच्चा या बच्ची 7 साल से ऊपर का था, हम उसको लिटरेसी रेट में एड ऑन करते हैं। नवल उपस्थिति में मतलब 14 से 15 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की उपस्थिति का कुल प्रतिशत है, ये हमको नवल। क्लियर है? इसको एक बार घर से देखिएगा, घर से पढ़ के लाइए, कोई डाउट कोई क्वेरी बनता है तो एक बार देख लीजिए, इनको पढ़िए। तो बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।